हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री पेपर नंबर 7 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया पेपर नंबर 7 के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना इस क्लास के बाद। और इसके बाद देखिए आज के इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आपको यहाँ पर मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट कराने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। साथ में दोस्तों एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक बार फटाफट से लाइक बटन को दबा दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक बार फटाफट से आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, बस एक छोटा सा काम आपको तो याद ही होगा कि शेयर करना है, ठीक है। सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो यार, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़ने का कोशिश करो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है जॉर्ज वाशिंगटन जो थे यह अमेरिका के सेनापति थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन को क्या कहा जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर सेनापति किसको कहते हैं, जो सेना का संचालन करता है उसको हम लोग सेनापति कहते हैं। और सेना का संचालन कौन करेगा भाई, नायक है ना करेगा। तो नायक कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है अमेरिकी सेनापति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर, फटाफट से शेयर करो, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस कहता है निम्न विद्वानों में से कौन विश्वकोश का संपादक था। विश्वकोश का संपादक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है दिदरो को। किसको माना जाता है, दिदरो को माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन का कहां जन्म हुआ था। तो मेरे भाई आपको याद रखना है नेपोलियन का जन्म जो हुआ था ये कोर्सिका द्वीप में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोर्सिका द्वीप में हुआ था। और कोर्सिका द्वीप में यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर हुआ था तो आपको याद रखना है अजाचियो में। कहां पर याद रखना है, अजाचियो में हुआ था। क्या कहते हैं, कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में हुआ था। कब हुआ था, अगर डेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को किसका जन्म होता है, नेपोलियन का जन्म होता है। इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1821 ईस्वी में। कितने ईस्वी में मृत्यु कब होती है, 1821 ईस्वी में। जन्म कब होता है, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को होता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेपोलियन ने कितने युद्ध जीते थे, तो आपको याद रखना है 52 युद्ध जीते थे। कितने युद्ध, अपने पूरे जीवन काल में इसने कितने युद्ध जीते, तो 52 युद्ध जीते, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई। तो आपको याद रखना है बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत जो होती है यह नवंबर 1917 से होती है। और यह कहां पर होती है, तो आपको याद रखना है रूस में, ठीक है। रूस में नवंबर 1917 की क्रांति को किस क्रांति के नाम से जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि नवंबर 1917 की क्रांति का जो है नायक कौन था, ठीक है। कमेंट करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है। चलिए बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन पर। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पांचवा क्वेश्चन है जर्मनी कब एकीकृत होता है, ठीक है। तो जर्मनी का जो एकीकरण पूर्ण होता है कब होता है, 1871 ईस्वी में, ठीक है। वैसे बात करें तो कार्य प्रणाली कब समाप्त हो जाती है, 1869 ईस्वी में ही कार्य प्रणाली समाप्त हो जाती है। बट इसका पूर्ण एकीकरण कब होता है, 1871 ईस्वी में होता है। चलिए यहां से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और नोट करेंगे हम लोग। इस जर्मनी का एकीकरण जो होता है यह किसके नेतृत्व में होता है, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, बिस्मार्क ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। इसने क्या किया था, तो ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के दौरान एक नीति का अवलंबन किया, यानी कि एक नीति अपनाए थे। इस नीति का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है रक्त और लौह की नीति। कौन सी नीति, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको याद रखना है बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जो है जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, तो आपको याद रखना है 339 छोटे बड़े राज्यों में क्या थे, विभक्त था जर्मनी, ठीक है। इसको किसने, तो बिस्मार्क ने क्या किया, तो एकीकृत करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण किया। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्र संघ के संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है राष्ट्र संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विड्रो वुल्सन थे, ठीक है। कौन है, विड्रो विल्सन, जिसको क्या कहा जाता है, राष्ट्र संघ का संपादक कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। इसकी क्या कहते हैं स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है कब होता है, 1920 ईस्वी में। राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 1820 ईस्वी में होती है। चलिए फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब होती है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना है 1876 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1876 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है।
किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके बाद क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ एक और थे, आपको नाम याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ये सारे, ये दोनों मिलकर क्या किए, तो ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए। कब किए? 1876 ईस्वी में किए। फिर चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक किसको कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रूजवेल्ट को। और ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, पूछी जा सकती है आपसे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक किसको कहा जाता है? रूजवेल्ट को। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन होता है, तो आपको याद रखना है लुई फिलिप। कौन होता है मेरे भाई? लुई फिलिप होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फ्रांस का जो है महान शासक किसको माना जाता है, फ्रांस का सबसे महान शासक किसको माना जाता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है लुई 16वां को। किसको? लुई 16वां को फ्रांस का सबसे महान शासक माना जाता है। और इसके शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे मैं पूछ लूं कि लुई 16वां के शासनकाल को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है द ग्रेट सेंचुरियन के नाम से। किसके नाम से? द ग्रेट सेंचुरियन के नाम से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो पूछी जा सकती है आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी ने कब अपने को राष्ट्र संघ से अलग कर दिया? ठीक है, तो आपको याद रखना 1933 ईस्वी में जर्मनी ने क्या किया, तो अपने आप को राष्ट्र संघ से अलग कर दिया। चलिए बात करते हैं 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरुआत होता है भाई? 1 सितंबर 1939 से शुरुआत होता है। कब तक चलता है, तो आपको याद रखना है 2 सितंबर 1945 तक चलता है। कुल मिलाकर यह कितने दिन तक चलता है, तो भाई 6 वर्षों तक यह युद्ध चलता है। ठीक है, चलिएगा जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे हर क्लासेस की तरह। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है महामंदी के दौरान जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो रूजवेल्ट था। कौन था? रूजवेल्ट, जो कि महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति था। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो आपको याद रखना है 32वें नंबर के। क्या मैं नंबर के? 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से नोट करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या नोट करेंगे, तो देखिए यदि आपसे मैं पूछ लूं कि रूजवेल्ट जो है यह अमेरिका का राष्ट्रपति कब बनता है, तो आपको याद रखना है इसको नियुक्त किया जाता है 1932 में, लेकिन इसका कार्यकाल कब से शुरू होता है? 1933 से लेकर के 1945 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और इसी दौरान महामंदी आती है। महामंदी कब आती है, तो आपको याद रखना है 1929 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1929 ईस्वी में। डेट क्या थी, तो डेट आपको याद रखना है 29 अक्टूबर। क्या याद रखना है? 29 अक्टूबर 1929 से इस महामंदी की शुरुआत होती है। और यह कब तक चलती है, तो इसका जो कार्यकाल होता है यह 1939 तक होता है। कब तक? 1939 तक महामंदी का असर देखने को मिलता है। इसी बीच अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? रूजवेल्ट होता है, जो कि 32वें नंबर का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो 1933 से लेकर 1945 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखिएगा क्या है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मेरे लिए आपके लिए आज क्या है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस 2017 में भी पूछा गया है, इसके बाद 19 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो आपको बेहद है जरूर याद रखना कि ये क्वेश्चंस 2023 में पूछी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी इसके बारे में जान लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत होती है यह कब शुरुआत होती है, तो आपको याद रखना है विश्व शीत युद्ध के दौरान जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अमेरिका और रूस ने नाटो और वार्ता जैसे गुटों के निर्माण कर लिया और क्या किया यह, तो विश्व के कई देशों इन गुटों की सदस्यता प्राप्त कर रहे थे और यह काफी वर्चस्व में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और अपने अपने गुटों को मजबूत बनाने का प्रयास निरंतर क्रियाशील था। जो देश इन गुटों में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे उन्हें विश्व में निंदा का पात्र बनना पड़ता था, यानी कि उसकी काफी ज्यादा निंदा की जाती थी, उसकी काफी ज्यादा बुराई किया जाता था जो देश गुट निरपेक्ष का हिस्सा नहीं बनते थे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखना है कि देशों को भय था कि इन गुटों में सम्मिलित होकर उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता जो है यह खतरे में पड़ जाएगी। जो देश इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे उसको किस चीज का संकट था, उसको किस चीज पर संदेह था, तो उसको यह लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो राष्ट्र है यह मेरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और संप्रभुता जो है यह खतरे में पड़ जाए, इसके कारण वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इन्हीं देशों में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे देश थे
जिन्हें नाटो और वार्सा गुट में से पृथक होने की नीति अपनाई और गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूती प्रदान की। ठीक है, इसने क्या किया, तो भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जैसे जो देश थे, यह क्या किया, तो नाटो और वार्सा गुट से क्या हुआ, तो पृथक हो गया, मतलब अलग होने की नीति अपनाई, जिससे क्या मिला, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूती प्रदान हुई। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसका विकास कैसे कैसे होता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो विकास होता है, इसमें देखिए क्या लिखना है आपको कि भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया देशों को भय था कि अगर वह नाटो की सदस्यता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, अगर वह नाटो की सदस्यता प्राप्त करता है तो भारत का और मिस्र का, यूगोस्लाविया का जो है रूस के साथ संबंध क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया का मानना था। लेकिन देखिए क्या होता है, और फिर इसके पास एक और संकट ये थी कि अगर वह वार्सा गुट की सदस्यता प्राप्त करता है तो उसकी अमेरिका से क्या हो जाएगी, अमेरिका से राजनीतिक और आर्थिक संबंध, शत्रुता आ जाएगी, यानी कि उसका जो संबंध खराब हो जाएगा। इन देशों ने यह महसूस किया कि दोनों ही स्थिति में हमारे देश का ही नुकसान होने वाला है, यानी कि भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया जो थे, यह ऐसा देखने को मिला कि नाटो का अगर सदस्यता लेते हैं, नाटो में अगर जुड़ जाता है, तो उसको लगा कि भाई क्या हो जाएगा, उसको लगा कि हमारा जो संबंध है यह किससे खराब हो जाएगा, रूस से खराब हो जाएगा। फिर यदि वह देखा कि अगर मैं वार्सा गुट की सदस्यता प्राप्त करता हूं, तो उसको लगा कि भाई मेरी सदस्यता जो है, यानी कि मेरा जो संबंध है, यह अमेरिका से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो दोनों में क्या है, तो हमारे देश को नुकसान होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम अपना विकास तीव्र गति से नहीं कर पाएंगे, जिस कारण इन तीनों देशों ने क्या किया, इन तीनों देशों के नेताएं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और इसके बाद मार्शल टिटो ने क्या किया, जो कि इस समय वर्तमान के पीएम थे इन देशों के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो इन गुटों से पृथक होने की नीति का पालन करते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, इसके बाद देखिए जिससे यह तय हुआ कि इन दोनों गुटों से कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे। इन देशों ने फैसला कर लिया कि मैं ना तो नाटो से कोई संबंध स्थापित करूंगा, ना ही वार्ता से कोई संबंध स्थापित करूंगा। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने क्या किया, तो इससे अपना अलग रास्ता अपनाया। इसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, आगे लिखना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अत्यधिक देशों ने सराहा। ठीक है, मतलब ये जो नीति थी गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी नीतियों को काफी देशों के द्वारा सराहा गया, यानी कि उसकी तारीफ की गई। इससे सदस्य बने शुरुआती दौर में इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 25 थी, परंतु वर्तमान समय की हम बात कर ले तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता में कुल संख्या कितनी थी भाई, 120 हो चुकी है। और इस आंदोलन ने अभी तक कुल 18 सम्मेलन हो चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन यूगोस्लाविया की राजधानी कहां पर होता है, तो बेलग्रेड में होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए आपसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां पर होता है, तो यूगोस्लाविया के कहां पर होता है, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में होता है। कब होता है, 2 सितंबर 1961 ईस्वी को होता है। इस सम्मेलन में कुल 25 देशों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीतियों का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखने हैं। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन और शीत युद्ध में क्या संबंध था, इसके बारे में लिखना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन और शीत युद्ध जो था, ये दोनों एक दूसरे से काफी घनिष्ठता के साथ संबंध रखते थे। जैसे कि देखिए यहाँ पर, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म है यह कब होता है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी शुरुआत, यानी कि इसका जो जन्म होता है, ये किसके कारण होता है, कब होता है, तो शीत युद्ध के मध्य में हुआ था। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्म का कारण भी शीत युद्ध का तनाव ही था, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई। वहां शीत युद्ध में अमेरिका का, नाटो और रूस का वार्सा गुट का निर्माण हो चुका था शीत युद्ध के दौरान। ठीक है, ऐसे में देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने हेतु गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता दिखाई दिया, जिससे वह शीत युद्ध का खतरनाक परिणाम से अपना और अपनी संप्रभुता का बचाव कर सका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखिए जहां उस समय विश्व शीत युद्ध की त्रासदी से पीड़ित था, ठीक है, वहां गुट निरपेक्ष आंदोलन ने उस पर दवाई का कार्य किया। यानी कि जो देश शीत युद्ध से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा असर पड़ रहा था जिस देशों पर, उसने क्या किया, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सहारा लिया। और एक तरीके से कहा जाए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उन देशों के लिए दवाई का कार्य किया। ठीक है, शीत युद्ध जैसे तनाव में कमी आने का एक मुख्य कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी माना जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास के बारे में लिखना है, विवाद के बारे में लिखना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्लासेस है काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नया है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो बस लाइक कर दो यार, लाइक ठोको, और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।